नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। हाल की घटनाओं ने अगर आपको इस सोच में डाल दिया है कि क्या भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश वाकई में हो रही है? क्या ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट से निकले जो खालिस्तानी तार हैं, क्या वो सच है या फिर मीडिया की फैलाई हुई भ्रांतियाँ? अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या सचमुच ये पॉसिबल है कि रिहाना एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री को जिसमें शायद वो कभी आई भी नहीं है, उसके लिए उसके किसानों के लिए उनके मन में कुछ हमदर्दी है, या फिर मियाँ खलीफा, या फिर जो दूसरे सेलिब्रिटी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, क्या वो किसानों को इतनी इतनी उनके मन में इतनी संवेदनशीलता अचानक से कैसे पैदा हो गई कि वो ये सारा मूवमेंट और वो इस तरह से सामने आके भारत सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे का मर्म जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा 7 साल पीछे। जी हाँ, 7 साल पीछे मतलब 2014 में। 2014 वो साल था जब पहली बार 60 साल के कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारों को हटा के एक हिंदूवादी सरकार सत्ता में आई थी। वो साल था जब नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री चुने गए थे। ये वो साल था जब लोगों ने सिकुलरिज्म और फेक जो लिबरल गैंग है उनको बाहर का रास्ता दिखाया। और अगर उसके साथ ही शुरू हुआ प्रपंच और साजिशों का दौर। 2014 में अगर आपको याद हो तो सबसे पहले शुरू हुआ था मोदी को विलीफाई करने का या फिर विलेन दिखाने का, ऐसा विलेन, ऐसा प्रधानमंत्री दिखाने का, ऐसी उनकी इमेज बनाने का कि जहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जहाँ पे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, जहाँ पे इंडिया में चर्च को वैंडलाइज किया जाएगा, जहाँ पे मस्जिद होंगे उनको जगह नहीं दी जाएगी, जहाँ पे मुसलमानों को सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ऐसी छवि बनाई गई। गुजरात दंगों से उनको जोड़ा गया और उनको और दिखाया गया कि कैसे जो गुजरात में हुआ था वो पूरे भारत में हो सकता है, और जो इंडिया की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है स्पेशली मुस्लिम, वो किस तरह से खतरे में है और किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन का केस हो सकता है, सबसे बड़ा केस भारत बन सकता है। और इस बात को नेशनल इंटरनेशनल मीडिया मैगज़ीन्स, टाइम मैगज़ीन में अगर आपको डिवाइडर इन चीफ वाला एडिशन याद हो नरेंद्र मोदी के लिए, तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई और लिखी गई और फैलाई गई। और ये बातें इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल फोरम पे चली थी कि जब 2016 में ओबामा आए थे इंडिया चीफ गेस्ट बन के, तो रिपब्लिक डे पे मोदी के इनविटेशन पे, तो उन्होंने भी जाते जाते ये नसीहत मोदी को दे दी थी कि कैसे इंडिया को अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो हो, जब ये इनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं बनी और जन समर्थन बढ़ता ही गया मोदी के लिए, तो फिर शुरू हुआ एक अवार्ड वापसी गैंग और या अवार्ड वापसी ड्रामा। और इसमें आपको राहत इंदौरी जो थे उनसे लेके मुनव्वर फारूकी तक सब ने कुछ न कुछ बकवास किया। आपको आमिर खान भी सामने आए और उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तान अब दुनिया को बताया कि कैसे उनकी जो पत्नी है उनको भारत में डर लगता है क्योंकि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है इंटॉलरेंस, किस तरह से बढ़ रहा है, ये जनता को समझ नहीं आ रहा था, ना ही दिख रहा था। लेकिन क्योंकि ये बड़े बड़े लोग और स्पेशली जो अपने कौम के नुमाइंदे और मसीहा और भाई और नाम बढ़ाने वाले कहते हैं ये बातें, तो कौम विश्वास कर रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं, अर्बन नक्सल्स विश्वास कर रहे थे, कॉरपोरेट्स विश्वास कर रहे थे, लिबरल्स विश्वास कर रहे थे, और अपने अपने ढंग से अपने अपने सर्कल में, अपनी अपनी कंपनी में, अपनी अपने सोसाइटी में ये बातें कर रहे थे कॉफ़ी और कुकीज़ पे कि डार्लिंग किस तरह से जो इंडिया है वो हिंदुत्व की तरफ जा रहा है और किस तरह से उनको भी डर लग रहा है। उसके बाद 2016 में शुरू हुआ
योगी मूवमेंट। जब योगी की सरकार आई, योगी की सरकार एक तरह से नरेंद्र मोदी के बाद एक बड़ी घटना थी, क्योंकि इनको लगा था कि हमने जो इतना सारा प्रपंच फैलाया है या इमेज ख़राब करने की कोशिश की है मुसलमानों के बीच में भी, वो काम करनी चाहिए। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा, और एक भगवाधारी तपस्वी सन्यासी वो बन गया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और योगी ने जो जो काम किए, जो आपको एंटी रोमियो स्क्वाड से लेके चीज़ें की, उससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती दिखी। लेकिन साथ ही साथ प्रपंच वहीं थमा नहीं, तो एक दूसरा प्रपंच रचा गया। और वो तब रचा गया जब योगी ने आते ही ये कहा कि हम जो स्लॉटर हाउसेस हैं, इलीगल स्लॉटर हाउसेस हैं, उसको बंद कराएंगे। और इस पे शुरू हो गया एक बहुत बड़ा डिबेट पूरे इंडिया में, जहाँ पे लोग ये बातें करने लगे कि किस तरह से योगी जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और कैसे उनके जो रोजी रोटी का जरिया है उसको छीन रहे हैं। पर कोई ये बात नहीं कर रहा था कि वो सिर्फ इलीगल स्लॉटर हाउसेस की बातें कर रहे थे, लीगल की नहीं बात कर। जिनके पास लाइसेंस था उनकी दुकानें अभी भी वैसी ही चल रही हैं। फिर जब ये बातें जब इसकी ज़मीन पे कोई सच्चाई नहीं थी तो अंधे मुँह गिर गई, तो दूसरा फिर एक नया वर्जन गढ़ा गया, वो है मॉब लिंचिंग का। और मॉब लिंचिंग ऑफ माइनॉरिटीज़ बाय हिंदू बॉयज़ और हिंदू मेन। और ये पूरा रचा गया कि गाय के नाम पे या गाय का मांस खाने के नाम पे या गाय को काटने के नाम पे कैसे मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। एक पूरा मूवमेंट शुरू किया गया कि किस तरह से बीफ खाना जो है हमारा बेसिक राइट है, और क्यों गाय को खाने से हम ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा अर्बन दिखेंगे और ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग दिखेंगे। और इस पे जो स्पेशली जो अर्बन जो स्यूडो लिबरल्स हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो सिर्फ कॉरपोरेट में एक रूम में बैठ के विस्की पे चर्चा करते हैं, वैसे लोगों ने बड़े बड़े लेख लिखे इस बारे में कि किस तरह से जो योगी की सरकार है और मोदी की सरकार है लोगों में डर पैदा कर रही है, और किस तरह से माइनॉरिटी जो है वो डरा हुआ है। और अब बात अपने खाने पर भी आ गई। आपके पहनने से लेके वो भगवा तो पहन ही रहे थे, दिखा ही रहे थे, मंदिर जा ही रहे थे, और अब आपको वो बताएं कि क्या खाओ और क्या ना खाओ। आती है एक और बड़ी खबर, और इंडिया स्पेंड नाम की एक पब्लिकेशन थी, और इन्होंने एक बहुत ही बहुचर्चित एक रिसर्च पेपर लेके आए, और जिसमें ये बताया कि किस तरह से लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। और ये सब हुआ है मोदी के और योगी के सरकार में आने के बाद। और ये सारा चीज़ जो है गाय और बीफ के नाम पे हो रहा है, और किस तरह से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भीड़ जो है कुचल रही है, मार रही है, और उनका जेनोसाइड एक तरह से कर रही है। और इस बात को वॉशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने बढ़ा चढ़ा के इसको पब्लिश किया। और बाकी जो हमारे यहाँ पे मीडिया हाउसेस हैं उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है, उस पर बड़ा बड़ा प्राइम टाइम किया। कुछ लोग तो नॉट इन माई नेम करके कैंपेन चलाने लगे। इसमें रविश कुमार का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रविश कुमार है जो रिंकू शर्मा पे तो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन जो जुबैर का केस था, जो कि बीफ और लिंचिंग का केस भी नहीं था, उसको नॉट इन माई नेम करके भीड़ को भड़काने के लिए उस प्रदर्शन में ही शामिल होने चले गए थे। साथ ही साथ इसमें उनका साथ दे रहे थे ऑल्ट न्यूज़ वाले, जहाँ पे वो अपने तरह की खबरों को सही बताकर फैला रहे थे फैक्ट चेक के नाम पे, और जनता विश्वास कर रही थी। लेकिन झूठ के कहते हैं ना पैर नहीं होते, तो ये सब भी नहीं हुआ। और बाद में इंडिया स्पेंड ने एक प्रेस रिलीज़ किया और बाकायदा इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की
क्योंकि और ये माना कि उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं थे ये सपोर्ट करने के लिए कि ये लिंचिंग की जो घटना उन्होंने बोली है वो सच है, और उन्होंने इसके लिए एक अपॉलॉजी लेटर लिया और इस पब्लिकेशन जो रिलीज़ था उसको वापस लिया। लेकिन इस बात की भी चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। फिर शुरू हुआ राहुल गांधी का चौकीदार चोर है कैंपेन मूवमेंट जो कह लीजिए, और उसमें ही उन्होंने लाया राफेल वाला मामला, जहाँ पे उन्होंने बोला कि राफेल जो है कितना बड़ा स्कैम किया है भाजपा ने और बहुत पैसे खाए हैं और चौकीदार ही चोर है। और उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड जाके बोला कि इसमें जो फ्रांस वाली कंपनी ने जो फिनांस मिनिस्टर थे तब के, उनकी बेटी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। हालांकि इसकी पुष्टि भी वो नहीं कर पाए, और जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया चौकीदार चोर है का, तो राहुल गांधी ने एक रिटन अपॉलॉजी दिया कि और ये कहा कि उनके पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि जिससे कि वो प्रूव कर सके कि चौकीदार चोर है। अब ये साजिश नहीं होती है तो क्या होती है? उसके बाद आया जो स्यूडो लिबरल्स हैं और सेकुलर्स हैं, सेकुलर्स, उनका फेवरेट टॉपिक सीएए जो कि एक नागरिकता देने वाला कानून था। और ये बताया जा रहा था कि जो शरणार्थी बाहर के देशों में रह रहे हैं, हिंदू बौद्ध वगैरह, वो जो कि जिनके खुद के देश में उन पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उनको हम नागरिकता दे सकते हैं। और मुसलमानों को देने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि जिस भी देश में मुसलमान बहुल हैं वो तो उनका देश है, तो उसमें उनको नागरिकता देने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसको पूरा उल्टा एक वर्जन लेके पढ़ा गया और पूरा नैरेटिव गढ़ा गया कि ये कैसे एक नागरिकता छीनने वाला कानून है। तो नागरिकता देने वाला कानून नागरिकता छीनने वाला कानून हो गया, और इसको एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से शबाना आजमी से लेके जावेद अख्तर, फरहान अख्तर, पूरा ख़ानदान से लेके स्वरा भास्कर से लेके फैशन जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कहे जाते हैं, कुशा कपिला से लेके बाकी सारे लोग तक इसको बताया गया, और जो ये नेटफ्लिक्स स्टार्स हैं उन तक भी पहुंचाया गया, क्योंकि देश का युवा जहाँ जहाँ जुड़ा था उस जगह ये भ्रांति फैलाई गई कि ये कानून किस तरह से माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, किस तरह से हमारे मुसलमान दोस्तों के ख़िलाफ़ है, किस तरह से भारत के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, किस तरह से भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके ख़िलाफ़ है, और किस तरह से जो मुसलमान देश में रहते हैं, जिनका ये देश है, और जिस तरह से और उनके घर छीन लिए जाएंगे और वो बेघर हो जाएंगे और उनके पास नागरिकता नहीं रहेगी, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आज आप देख लीजिए सीएए को आए हुए 1 साल हो गया है, और आप मुझे बताइए कि किसके घर से किसको निकाला गया। आप एक उदाहरण नहीं दे पाएंगे। जो लोग कहते थे कि जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, वो वही सारे लोग कागज़ लेके लाइन में खड़े हैं कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए। उसके बाद सीए जो, क्योंकि कोरोना आ गया तो सीए का बोरिया बिस्तर बंद हो गया। शाहीन बाग की दादियों को जो मुफ्त बिरयानी मिलनी थी वो सब बंद हो गई, और वो सब कुछ फिज़ल आउट हो गया, क्योंकि कोरोना से विश्व लड़ रहा था और भारत भी कोरोना से अपनी लड़ाई लड़ रहा था। जब ये सारा कुछ काम नहीं किया तो फिर जब फार्म बिल आया, लेकिन जब इसको किसान विरोधी, ज़मीन छीनने वाला, देश बेचने वाला और पता नहीं क्या क्या इससे नवाजा गया प्रधानमंत्री को, और स्थिति आप देख ही रहे हैं। इसके भी तार कहाँ से जुड़ रहे हैं? खालिस्तानियों से। इसके तार कहाँ से जुड़ रहे हैं? ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट से। टूल किट के तार कहाँ से जुड़ रहे हैं? तो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से, बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओज़ की फंडिंग से जुड़ रहे हैं, जो कि अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट्स जाके देखें, उनके वेबसाइट्स देखें, उनके फंडर्स देखें, उनके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि उनकी फंडिंग कहाँ कहाँ से आती है और उनको कैसे कैसे लोग गवर्न करते हैं, और उसमें किस तरह से बोर्ड मेंबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं। और उनकी हिस्ट्री अब जब आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक इंसान भारत विरोधी है।
उदाहरण आपके सामने है, डिसाइड आप कर लीजिए। जय हिंद।